आज वॉइस ऑफ नेशन के साथ हैं डॉक्टर वी.के. भोगड़ा, जो रिटायरमेंट के बाद से ही बहुत अच्छा अपने जो विचार हैं उत्तराखंड के समर्थन में या देश के समर्थन में कई मुद्दों पर, एनिमल क्रुएल्टी की बात हो, डॉग्स के उनको संरक्षण प्रदान करने की बात हो, या डिलिमिटेशन की बात हो, या समानता पार्टी के माध्यम से या पूर्व में रक्षा मोर्चा के माध्यम से उत्तराखंड के लिए बहुत सोचते हैं, समझते हैं, लिखते हैं और बड़े बड़े समाचार पत्रों में आपका जो आर्टिकल है, आपके लेख प्रकाशित होते रहे। आज वॉइस ऑफ नेशन में हम बात करेंगे डॉक्टर वी.के. भोगड़ा से। उन्होंने जो एक एनजीओ बनाया है, सेंटर फॉर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, वो क्या काम करता है, उनकी क्या सोच है प्रदेश के विकास में, उनकी क्या सोच है इस देश के नव निर्माण में, और साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को क्या संदेश वो देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात एक जन विकास मंच आपने उत्तराखंड में स्थापित किया है। उस जन विकास मंच के माध्यम से आप क्या क्या ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं जो राज्य सरकार और जनता के बीच में एक सेतु बने। डॉक्टर भोगड़ा, आपका वॉइस ऑफ नेशन में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरे को अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है। और डॉक्टर साहब, बात करेंगे शुरुआत से कि उत्तराखंड एक राज्य बनाया गया, बड़ी सोच के साथ बनाया गया। उत्तराखंड में ये आवश्यकता समझी गई कि इसको उत्तर प्रदेश से अलग करके यहाँ बहुत ज्यादा विकास हो सकता है। क्या वो सोच जो थी विकास की, आप क्या समझते हैं वो पूर्ण हुई? देखिए, ऐसा है कि 24 साल तो हो गए हैं, 24-25 साल हो गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है, पर जिस गति से जिस तरह का विकास होना चाहिए था, जिस तरह का सक्षम प्रशासन इस प्रदेश को मिलना चाहिए था, और भ्रष्टाचार मुक्त और एक इस तरह का प्रशासन जहां पर कि हर घर में एक खुशहाली हो, वो अभी तक जो है यहाँ पे रियलाइज नहीं हुआ है। और मुझे तो ये लगता है कि यूपी से हम बहुत जल्दी जो अलग हुए, उसका जो आंदोलन जो लोगों ने किया था, जैसे कि मुजफ्फरनगर में, और जो यहाँ की मातृशक्ति है, यहाँ के युवा हैं, उन्होंने जो विजन किया था, उस विजन के मुताबिक न तो हमारे जो नेता हैं वो इतने उस पर खरे उतरे हैं। और मैं तो यहाँ की थोड़ी बहुत जनता को भी इसमें थोड़ा सा करूँगा कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इकोलॉजिकली सस्टेनेबिलिटी है, कैसे हमको हिमालय में एक लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए, वो हमारी जनता में भी थोड़ी बहुत भूल है। और उसी जनता से हमारे नेता पैदा होते हैं। और नेताओं की ये मैंने देखा है कि नेता अपने कैरियर के प्रति ज्यादा यहाँ चिंतित रहते हैं, न कि जनता के प्रति जिम्मेदार रहते हैं। डॉक्टर साहब, विकास की शुरुआत कहते हैं गांव से होती है, गांव से, पंचायतों से विकास शहरों की ओर आता है। तो क्या आज उत्तराखंड के जो गांव हैं, क्या वो डेवलप हो पाए, जो विजन नहीं हो पाए? एक्चुअली क्या है, जो विकास है, देखिए, जो अब सबसे पहले विकास कब होगा आपका? सबसे पहले विकास होगा कि आपके पास बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, ठीक है, आपके पास जो है हेल्थ की फैसिलिटी होनी चाहिए। अभी मैंने एक जगह में पढ़ रहा था कि कहीं किसी सुदूर गांव में एक महिला की प्रसव के आते आते उसकी जान चली गई है। तो जब हम अपने लोगों को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य का उनका उपचार नहीं करा पा रहे हैं, और तो फिर रोजगार तो दूर की बात है, ठीक है। और रोजगार में भी क्या हो गया, ठेकेदारी प्रथा हो गई है। तो आपने जो समाज को, एक सुदृढ़ समाज को बनाने की जो नींव होती है, शिक्षा है, आपके स्वास्थ्य है और रोजगार है, उसका यहाँ पे नितांत अभाव है। और उसके लिए मैं यहाँ के नेताओं की जो पॉलिसी है उसको मैं सरासर जिम्मेदार ठहराता हूँ। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी तो वही काम करेगी जैसे नेता चाहेंगे। तो नेताओं का कोई विजन नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटी सी बात दीजिए, आपने यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर यहाँ पे बना दिए हैं। एक आपका इधर भगवानपुर में है, इधर सिद्धपुर में है, उधर आपके रुद्रपुर में है, सितारगंज। हाँ, सितारगंज। पर आपने क्या कभी सोचा था कि आपके हर डिस्ट्रिक्ट में एक जो है कम से कम एक ऐसी इंडस्ट्री आपको स्थापित करनी चाहिए, जो भी कोई बाहर से आ रहा है, भाई कहो, एक मेरे को पिथौरागढ़ में चाहिए, एक उत्तरकाशी में चाहिए, एक टेहरी में चाहिए, और एक रुद्रपुर में भी चाहिए, एक उधम सिंह नगर में भी चाहिए, देहरादून में भी चाहिए। आपने ये पॉलिसी अपनाई कि कम से कम एक डिस्ट्रिक्ट में 1000 लोग जो है का रोजगार पाए, नंबर 1।
और यही कारण है कि आज मैं कुछ लोगों से मिला था दिल्ली में। वो बेचारे 5 आदमी एक कमरे में रह करके हमारे गढ़वाल और कुमाऊं के, वो उनको 10-10 हजार रुपए की 8-8 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो ये स्थिति क्यों आई है? क्योंकि आपने फोकस ही किया है। और इन जगहों में आप देख लीजिए, दूसरी बात यह है, आपने कभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में यह नहीं किया है कि 30 से 35 हजार या 40 हजार, जो मैं अपने एनजीओ और अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जो बोलता हूं कि वो यहाँ के लोकल लोगों को दो, उनके लिए आप रिजर्वेशन करो। सर, नारायण दत्त तिवारी जी ने अपनी औद्योगिक पॉलिसी में लिखा था और ये लागू भी किया था कि उन्होंने जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ आमंत्रित किया, पंतनगर में टाटा आए, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज आए, अशोक लीलैंड आया, सितारगंज में आए, हीरो होंडा आई हरिद्वार में, तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया था कि यहाँ के इतने % लोगों को रोजगार देना आवश्यक। भाई नारायण दत्त तिवारी साहब तो 4 बार जो है उत्तराखंड के और यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और उन्हीं के जमाने में ही यहाँ काम अच्छा हुआ है। अगर उनको 5 साल और मिल जाते, देखिए लोग बाग बहुत सारी चीजें कहते हैं उन्होंने ये कर दिया, हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमारा ये है कि आपके ग्राउंड में क्या हुआ। आपको मैं बता रहा हूं, जब मैं यहाँ पे डायरेक्टर जनरल था तो मैं उनसे मिला करता था। अब वो थोड़ा बीच में शायद उनकी कुछ मेमोरी कुछ हो गई होगी, तब वो कहीं जाते थे तुरंत मेरे को फोन करते थे, भोगना जी देखो मैं यहाँ बैठा हूं, यहाँ हम ये डिस्कस कर रहे हैं, उत्तराखंड में ये होना चाहिए। अभी एक बार वो इधर कहीं गए थे किसी होटल में या किसी यूनिवर्सिटी में उत्तरांचल में, तो उन्होंने वहां से फोन किया। तो उनकी तो बात अलग है, उन्होंने बहुत कुछ किया, पर हमने अपने के युवाओं के लिए न तो रोजगार की कोई अच्छी व्यवस्था की है, न हमने बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको जो है ये कहा है कि भाई आपने बोल दिया हमने तो 12 एकड़ का कर दिया है और आपने पूरी जमीनें पहाड़ों में लुटा दी हैं और लोगों ने रिसोर्ट बना दिए हैं। लोग कहां कहां से बाहर से आकर के बस रहे हैं, 20-20 25-25 वो गज के प्लॉट बांट रहे हैं। अब एक आप देखो कि अब आपने ये तो किया नहीं। अब रही बात एजुकेशन की, भाई एजुकेशन में आजकल क्यों लोग पहाड़ से प्लान हो रहा है। मैं अगर अपने गांव में रहता तो शायद मैं आईएफएस नहीं बनता, जबकि मैं तो श्रीनगर से ही, मैं तो एमएससी करने के बाद ही बाहर निकला हूं। तो हमारे जैसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन गांव में रहते तो नहीं होते। तो हमारे को क्या है कि ग्रामीण जो शिक्षा है उसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। भाई आपके पास पैसा है, आप क्यों केवल, सरकार में क्या होता है, कोई आदमी वहां प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में बैठा हुआ है, उसने क्या कर दिया, वहां लोकल आदमी को बोल देता है तू 5,000 रुपए तेरे को देता हूं, वो यहां रहते हैं देहरादून में। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं। तो आपने ये पूरी शिक्षा पद्धति को चेंज करो, प्राइवेटाइजेशन को आप लाओ, उनको आप बोलिए कि भाई आप गांव में खोलो ना, एक ब्लॉक लेवल पे आप जो है इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलो। फिर जो आपने हॉस्पिटल का तो बुरा हाल है, सीएससी है, पीएससी है, सब बहुत बुरा हाल है इनका। ये तो मेरा पीछे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक उसमें संविदा में काम करता है, नेगी रहता है। अगर उस आदमी को, अगर उस दिन वो रात को उसको ब्रेन फीवर हो गया था, अगर उस आदमी को ब्रेन टीबी हो गई थी, अगर उस आदमी को रात में मैंने सिफारिश लगा करके उसको वहां भेजा इमरजेंसी में, उन्होंने उसको थोड़ी बहुत दवाई दे करके बुखार उखार के वापस भेज देता। फिर मैंने, अगर वो रात वहां रह जाता 2 दिन तो वो मर जाता। ये हालत है यहाँ के सरकारी हॉस्पिटल की। फिर हमने महंत के यहाँ जो है, महंत जी के यहाँ जो है वहां पे बात की, तो उसका वहां हुआ इलाज। तो सर, सरकारी जो चिकित्सालय हैं उनमें ऐसा क्या किया जाए कि वहां से प्राइवेट को जो भेजना है वो रोका जा सके। दूसरा प्रश्न उठता है कि ये पलायन जो है, पलायन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए कि लोग देखिए स्वरोजगार पाए। सबसे पहले तो आपने कहा है कि शिक्षा, उसका स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटल के लिए। देखिए हॉस्पिटल की जो आपकी जो गवर्नेंस है ना, उसको सुधारिए। यहाँ हर डॉक्टर जो है अपनी जिम्मेदारी समझता नहीं है, बदतमीजी करता है। जो मैं हर डॉक्टर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो डॉक्टरों का जो डिसिप्लिन है उसको सुधारना पड़ेगा। हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन को ईमानदारी से अगर आप चलाएं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो आपके बहुत, पर मैं ये कहूँगा उसको सुधारने के लिए आपको क्या करना है। वैसे अनाउंसमेंट हो गया, आप जब तक मेडिकल कॉलेज नहीं खोलेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, तब तक आपको लोगों को टर्सरी केयर नहीं मिलेगी। एक बात, एक तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज। फिर दूसरे जो है, आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप रखिए,
प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, उसमें आप थोड़ा सा लोगों को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। और आउटसोर्स करने का मतलब ये नहीं कि फिर उनको आपने नेता जो है उनको राजा बना दिया। अगर आप आउटसोर्स भी करते हैं, कई ऐसी चीजें हैं जहां आप आउटसोर्स करते हो लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं करते हो, तो वो फिर वही काम करते हैं जो कि सरकारी ढंग से होता है। आपको मॉनिटरिंग सुधारनी पड़ेगी, है ना, और ईमानदारी, करप्शन बिल्कुल एलिमिनेट करना पड़ेगा। एक्चुअल 3-4 चीजों में करप्शन बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जी। शिक्षा में और ये स्वास्थ्य में। अभी तो क्या है, कई लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं इतना पैसा मेरे से कोई मांग रहा है ट्रांसफर का, ये सब यहाँ इंडस्ट्री बनी हुई है, सारे भारत में ये सब चल रहा है। तो ये है। बाकी शिक्षा के लिए जैसे मैंने आपका, उसको आपको क्वालिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना। सर, परिसीमन की भी आपने बात की थी, अपनी एक बहुत बड़ी आपने रैली भी निकाली थी हाँ, परेड ग्राउंड से कलेक्ट्रेट तक। तो क्या परिसीमन के विषय में आपके क्या विचार है? देखिए, परिसीमन जो है, ये जो संविधान में जो उसका प्राविधान है, उसके अनुसार जो है जब सेंसस होती है उसके बाद उसका होता है। तो एक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने फिर उससे पहले भी इसको पोस्टपोन किया गया था। हमारा ये कहना है कि परिसीमन की जो संविधान में जो व्यवस्था है कि जनसंख्या के आधार पर हो, वो आज की परिस्थितियों के अनुसार वायबल नहीं है, जबकि आप अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो और आपका हो नहीं रहा है। तो फिर क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करिए। आपने इतने 110 अमेंडमेंट कर दिए हैं। हम ये कह रहे हैं कि अमेंडमेंट आप ये करिए, एक तो इसको 50 साल के लिए फ्रीज कर दो, ठीक है। अगर फ्रीज नहीं कर पा रहे हैं आप, अगर नहीं फ्रीज नहीं करना है, अच्छी बात तो ये होगी कि आप जो है इसको डिफरेंट स्टेट स्पेसिफिक ढंग से आप उसका एक अमेंडमेंट ये लाइए, जैसे उत्तराखंड में आप लाइए कि हिली जो एरिया है, जहां पर की डिफिकल्ट टेरेन है, आपका डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? भौगोलिकता के साथ नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव मस्ट बी क्लोजर टू द पीपुल। जनसंख्या। अब यहां देखिए, यहां आपने क्या किया, जब संविधान बना, दिल्ली जैसी छोटी जगह में जहां पर कि आदमी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3-4 घंटे में पूरा कर लेगा, आपने 7 MP दे दिए, और हमारे उत्तराखंड को आपने 5 दिए हैं। इसका मतलब है कि आपने उस समय ठीक ढंग से नहीं उसको देखा। तो आप इन सब चीजों को दूर कीजिए, और यहाँ पे भौगोलिक आधार पे परिसीमन होना चाहिए। और अब जहां तक स्टेट असेंबली की बात है, पिछली बार 4 सीटें कम हो गई है, अब की बार और कम होंगी, तो उत्तराखंड राज्य बनने का क्या मतलब है? मैं इस मामले में बिल्कुल पहाड़ी बात की बात नहीं करता हूं, क्योंकि हम सब लोग एक ही हैं, लेकिन हिल्स की जो इंटीग्रिटी है, जो सांस्कृतिक पहचान हिल्स की है, वो उसके म्यूजिक, उसके लैंग्वेज, उसके रहन सहन से वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है, जो हमारे नेता हैं वो जनता के करीब होने चाहिए। तो आपको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी पहाड़ों में बनानी पड़ेंगी। और जहां तक प्लेन की बात है, माना देहरादून का एरिया है, यहां पे आप पॉपुलेशन बेस करो। आपको क्या करना चाहिए? मिक्स एंड मैच होना चाहिए। तो लेकिन मुद्दा ये है कि केवल मैंने एक MLA हैं टेहरी के, किशोर उपाध्याय, उनका मैंने स्टेटमेंट सुना, जो हमने रैली निकाली कि भाई परिसीमन को चेंज करो भौगोलिक आधार पे। उसके बाद कोई नहीं बोलते हैं। एक MP हैं पौड़ी के, वही कहते हैं कि मैं लोगों से कहता हूं आप आधार कार्ड जो है वहां का बनाओ। तो आधार कार्ड बनाने से क्या होगा वहां का? आपको परिसीमन को पूरा इसको कहने का तात्पर्य है कि सपोज अगर हम टिहरी विधानसभा को लें, तो टिहरी लोकसभा क्षेत्र को लें, 14 विधानसभाएं उसमें आती हैं। हाँ। और देहरादून से लेके और टिहरी तक कितने सारे जिले उसमें पड़ते हैं। हाँ। और कितनी विधानसभाएं आती हैं, और इतना बड़ा उसका भौगोलिक क्षेत्र हो जा रहा है। हाँ। कि वो सांसद घूम ही नहीं पाता होगा पूरे क्षेत्र में। वही तो मैं कह रहा हूं ना। तो ये चीजें मोदी जी को समझनी चाहिए। ये धामी जी को मोदी जी के पास जाना चाहिए जी। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे जो नेता हैं, मैंने ये देखा है यहाँ के नेताओं में, देखिए मैंने त्रिपुरा में बहुत अच्छी पोस्टों में काम किया है। मैंने वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहा हूँ, और CMD रहा हूँ मैं फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का। मैंने वहाँ के नेताओं में एक सौम्यता देखी है जनता के प्रति, ऑफिसर्स के प्रति। यहाँ के नेताओं में ईगो बहुत है जी, क्योंकि वो उनको बहुत सारे लोगों को तो बहुत ज्यादा मिल गया उनकी कैपेबिलिटी से जी, है ना। और अगर मिल गया है तो वो
किसी की बात सुनने जरूरत से ज्यादा मिलने पर पचा नहीं पा रहे। और नहीं, और कुछ लोग हैं भी अच्छा, लेकिन वो जनता और क्या चीज, किससे क्या सीखना चाहिए, क्या कैसे चले। जैसे मैंने देखा मानिक सरकार थे हमारे त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर, वो चीफ सेक्रेटरी की तरह बिहेव करते थे। वो समझ गए थे कि प्रशासन क्या है 25 साल का, तो वो देखना था कौन आदमी किसके लायक है और कौन आदमी क्या कर रहा है, उनको सब कुछ वो था जी। तो जी ऐसा। सर एफआईआर के विषय में बात करेंगे, देख लीजिए कोई। क्या पहुंच गया? ठीक है ओके, हाँ अच्छा। एसआईआर के विषय में बात करेंगे। एसआईआर शुरुआत हुई भारत में, हाँ, बिहार में एक उदाहरण हाँ, सेट किया गवर्नमेंट ने, हाँ, आपके सामने उसके रिजल्ट भी आए हैं। हाँ, तो अपोजिशन का ये मानना है कि जो एसआईआर है ये पार्टी अपने भाजपा अपने हित में देख रही है, पर अगर आम आदमी के नजरिए से देखें तो बीएलओ जा रहा है, घर घर जा रहा है, फॉर्म दे रहा है। यहां तक कि आप देखिए कुछ जगह तो इतना बड़ा ब्लंडर हुआ है कि अभी उत्तर प्रदेश में लगभग कितने करोड़ जो है फॉर्म वापिस ही नहीं आए हैं, 2 करोड़ के आसपास, 2 से 2.5 करोड़ है, हाँ। फॉर्म भर के वापिस नहीं आए हैं। तो आप क्या देखते हैं इसको, ये क्या है, इसको क्या कहना है आपका? एसआईआर देखिए, मैं आपने पत्रकार भी किया था नहीं, हाँ मैं बता रहा हूं। मैं आज यहाँ पे एक उत्तराखंड समानता पार्टी का अध्यक्ष हूँ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है। तो पॉलिटिकल पार्टी मैं इस ढंग से चला रहा हूं कि हमें कोई पावर कैप्चर करने की इतनी इच्छा नहीं है। हमारी ये है कि हमारी संस्कृति कैसे बची रहे, समानता का जो आधार है हमारे संविधान में, उसको कैसे आगे बढ़ाएं, लागू किया जाए, ताकि हमारा देश जो है संविधान के अनुसार जो समानता का है उसके अनुसार चले। तो जैसे हमारे जो आपने बोला था एसआईआर, तो हम जो है इसमें भारत सरकार ने जो ये काम किया है इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र हैं भारत सरकार ने, चुनाव आयोग, क्योंकि मैं इसमें बड़ी क्लोजली पिछले 5-7 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मैंने इसको त्रिपुरा में बड़े क्लोजली ऑब्जर्व किया। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जब रहा हूं तब क्लोजली ऑब्जर्व किया, अभी जब मैं यहां आया हूं तब मैंने ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे जो है एक अनूप नोटियाल की एक रिपोर्ट है, उसके बाद से उनको काफी वो अटेंशन मिल गया है उस रिपोर्ट को। वो रिपोर्ट में 2010 से लेकर के 2021 में तक जो है यहाँ 10 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए, और वो एक अनयूजुअल वोटर था, एक यहाँ बढ़े और एक पंजाब में बढ़े। तो जब मैंने फिर ये देखा, फिर मैंने ये कहा कि भाई इतने तो नहीं बढ़ने चाहिए। फिर मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखा कि इसकी करो, इसकी जरा इंक्वायरी कराइए। फिर उन्होंने जो है यहाँ पे एक लेटर लिखा, मेरे ख्याल से 2023 या 22 या उसका है, 24 में, हाँ नहीं 22 का है कि 23 का है, कि एक उन्होंने जनवरी में, मैं आपको उसको बता दूंगा कब का है। उस लेटर में उन्होंने क्या कर दिया, एडीएम के लीडरशिप में एक कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल में और असेंबली लेवल में, एसडीएम के लेवल में और बीएलओ लेवल में उन्होंने कहा था कमेटी बनाओ। और इस गवर्नमेंट के अफसरों ने क्या किया, उन्होंने फटाफट कमेटियां बना दी और 1-1.5 महीने बाद बोल दिया ये सब सही है। अब आप बताइए, जब हमारे लोग ही ये करेंगे कि कौन आदमी कहां से क्या आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ। फिर मैंने दोबारा लिखा कि ये बिल्कुल विसीवासी रिपोर्ट बनी है। मैंने एक प्रश्न उसमें ये उठाया कि भारत पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में 4थी शर्त होती है कि जो अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड चाहता है, ही शुड जनरली बी ए रेजिडेंस ऑफ, सामान्यतया उस एरिया का निवासी हो, दैट पर्टिकुलर। तो मैं लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, लिखते लिखते मैंने ये कहा है कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होना चाहिए इलेक्टोरल रोल का। ये भी मैंने इशू रेज किया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था ये इशू। तो इस तरह की जब बातें, पर ये अच्छी बात हो रही है, क्योंकि देखिए इसी तरह का एक इशू मैं आपको बता रहा हूं, ये वोटर का क्या है। एक तो ये आधार कार्ड को जो है कहीं भी बन जाता है। आप देखिए यहाँ पे बाहर से इतने लोग आ गए आधार कार्ड का भी मैंने इशू जो है एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को आधार में टेकअप किया था उनके ऑफिस में। फिर उन्होंने वहां से एक ऑर्डर ये निकाला है कि आधार जो है एसडीएम के अगर वेरीफाई करेगा कि वो यहाँ रह रहे हैं तो ही बनेगा। तो हमारी जो भी चीज हम नहीं करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते, यही हमारे प्रशासन की चुस्तता नहीं है और कमिटमेंट नहीं है, और हम लोग बड़े कैजुअल हैं। यहाँ का प्रशासन टोटली कैजुअल है, किसी की सुनना नहीं। सर एसडीएम की बात करें तो सामान्यतया उस एरिया का निवासी हो, दैट पर्टिकुलर।
तो मैं लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, लिखते लिखते मैंने ये कहा है कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होना चाहिए इलेक्टोरल रोल का। ये भी मैंने इशू रेज किया है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा था ये इशू। तो इस तरह की जब बातें, पर ये अच्छी बात हो रही है, क्योंकि देखिए इसी तरह का एक इशू मैं आपको बता रहा हूं, ये वोटर का क्या है। एक तो ये आधार कार्ड को जो है कहीं भी बन जाता है। आप देखिए यहाँ पे बाहर से इतने लोग आ गए आधार कार्ड का भी मैंने इशू जो है एक ज्वाइंट सेक्रेटरी को आधार में टेकअप किया था उनके ऑफिस में। फिर उन्होंने वहां से एक ऑर्डर ये निकाला है कि आधार जो है एसडीएम के अगर वेरीफाई करेगा कि वो यहाँ रह रहे हैं तो ही बनेगा। तो हमारी जो भी चीज हम नहीं करते हैं उसको हम इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाते हैं। यही हमारे प्रशासन की चुस्तता नहीं है और कमिटमेंट नहीं है, और हम लोग बड़े कैजुअल हैं। यहाँ का प्रशासन टोटली कैजुअल है, किसी की सुनना नहीं। सर एसडीएम की बात करें तो एसडीएम तो तहसीलदार को लिखेगा, एसडीएम खुद तो स्वयं कहीं जाएंगे नहीं। तहसीलदार आगे अपने कानूनगो को लिख देंगे, कानून को पटवारी को लिख देंगे, पटवारी बीएलओ को लिख देंगे, या पटवारी खुद भौतिक जाएंगे नहीं। तो इसका समाधान कैसे होगा? इसका समाधान देखिए, इसका मैं भुक्तभोगी हूं जी। अभी हमारे गांव में हमारे दादाजी का पुराना टूटा फूटा मकान था, हम उसको थोड़ा रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे लड़के ने बोला कि पापा जरा इसको ठीक करो, कुछ हमारी जमीन क्या है देखते हैं। फिर हमारी जमीन देखी, फिर हमने देखी कागज के, मेरे फादर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर के जमीन को कराया। मुझे पटवारी को कहते कहते फिर बाद में मैंने किसी आईएएस अफसर से बात की, फिर उन्होंने वो डीएम को बोला, डीएम ने भी तहसीलदार को बोला, तहसीलदार ने भी बड़े उससे हमसे बात की, हाँ साहब कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से फिर वो लोग आए, उन्होंने थोड़ी बहुत किया, पर आधे में करके छोड़ के चले गए, ठीक है। यानी कि आप जैसे व्यक्ति को भी सुना, जो है हाँ, इतनी बड़ी सिफारिश लगानी पड़ेगी। सुनिए सब नहीं करते नहीं है काम भाई। तो यही मैं कर रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है उत्तराखंड में। कैसे हो सर अकाउंट? नहीं सुनिए मैं बता रहा हूं। फिर उसके बाद अभी भी देखो, अभी भी क्या हुआ हमारे गांव में, मैं भी गया था घर, तो वहां एक रोड में कई दिनों से वहां जो है वो बजरी पड़ी हुई, थोड़ा वो पाथ ठीक करना है। अब वहां मैंने गया तो कोई बोला नहीं साहब, वो चम्बा ब्लॉक में एक लेडी बोलती है यहाँ पे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या है? तो भाई हमने बोला भाई हमारे गांव में, वो बोले ग्राम प्रधान भाई यहाँ तो हमारा सही है, वो पैसे नहीं देंगे तो हम कहाँ से करेंगे? फिर मेरे लड़के ने किसी से बात करके जो है वो काम अभी तक नहीं हुआ है। एक सीडीओ का फोन आया था उनको कि मैं इसको कर रहा हूं। तो जब मैं ये देख रहा हूं कि जनता तृप्त है, क्योंकि पटवारी को अगर पैसे देते तो फट से आ जाता कानून को। वो लोग जब आए थे, जब मैंने सिफारिश लगाई थी तो आए थे। तो मैं तो इसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को टोटली रिस्पॉन्सिबल मानता हूं कि उनको, और इस लिहाज से मैं देखता हूं कि मैं अखबारों में पढ़ रहा हूं कि जो देहरादून में जो डीएम है अभी सबिन बंसल, वो उसका मैं देख रहा हूं कि काफी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि ही इज फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑन द पीपल। पर हमारे जो भाई, जब आप आते हो, जब कंपटीशन में बैठते हैं तब तो आप बिल्कुल सही रहते हो। जैसे आपको पावर मिली, आप जो है डेमीगॉड बन जाते हो। तो डेमीगॉड बनाने वाले कौन है? नेता। अब भाई ब्यूरोक्रेट को आपको समझाना पड़ेगा कि आप जनता के सेवक हो। अकाउंटेबिलिटी की बात पर आई सर, राजधानी की बात करें। हाँ, तो राजधानी के विषय में आपका क्या कहना है? मेरा राजधानी के विषय में का मुद्दा उठता है, देहरादून का मुद्दा उठता है। देखिए, सचिवालय शिफ्ट करने की बात हो रही है रायपुर में, वहां जमीन अधिग्रहित कर दी गई है, विधानसभा बनेगी। कितनी विधानसभा नहीं, जब आप जो है सोच समझ करके कोई डिसीजन नहीं लोगे तो इस तरह का कंफ्यूजन अभी 25 साल से चल रहा है, 50 साल और चलेगा, ठीक है। वो विषयवासी हो गया। पर जहां तक आज से 5 साल पहले मैं इतना ज्यादा राजधानी को शिफ्ट करने के फेवर में नहीं था। क्यों? क्योंकि मेरे विचार से जहां भी आप राजधानी लगाओगे 65,000 करोड़ चाहिए एक अच्छी राजधानी स्टेट लेवल की बनाने का। और उसके लिए क्या होगा? पानी की व्यवस्था चाहिए। उसके लिए क्या होगा? जंगल कटेंगे, और पहाड़ों की आप जानते हैं क्या हालत है। तो मैं बहुत वो नहीं था। फिर दूसरा रीजन मेरा ये था, आज के जमाने में आपको डिलीवरी पॉइंट चाहिए ना। आपके ज्वाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर हैं, एनिमल हस्बेंड्री हैं, भेजो उनको गांव में, भेजो ब्लॉक लेवल में एडमिनिस्ट्रेशन को पेनिट्रेट करवाइए। इन ब्लॉक प्रमुख को आप जो है ट्रेनिंग दीजिए, लोगों को वो कीजिए। आज जो लोग जो ये लेपर्ड वगैरह मारे जा रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है ना।
तो मेरा ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेशन का पेनिट्रेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन शिफ्टिंग द कैपिटल मेरा था। बट आज मैं इसका इसलिए सपोर्ट कर रहा हूं कि बाहर का जो माफिया है वो पॉलिटिकल नेक्सस यहां बहुत इजीली बन जाती है देहरादून में, फट से आओ आप फट से। तो इसलिए जो है अब राजधानी को जब आपने वहां पे वो असेंबली बना दी है तो आप कम से कम 10-15 हजार रुपए करोड़ 10-15 हजार करोड़ रुपए खर्च करके राजधानी को वहां शिफ्ट कर दीजिए। अब मैं इसके शिफ्टिंग के इसलिए फेवर में हूं ताकि वहां से एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा, जब चीफ मिनिस्टर वहां रहेंगे, मंत्री वहां रहेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहां रहेंगे, सेक्रेटरीज वहां रहेंगे, तो फिर जाएंगे, ट्रैफिक कम होगा, ट्रैफिक की समस्या सुधरेगी। हाँ, ट्रैफिक की समस्या तो इसलिए सुधरेगी कि आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि बल्कि मैं तो कहूंगा मिस्टर तोलिया जब यहाँ चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कम से कम रोड राड थोड़ा उन्होंने ठीक किए हैं। बाकी तो यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही नहीं। आपको तो नया देहरादून बसाना चाहिए था। फिर देहरादून की हालत यह है कि मैं एक दिन आ रहा था, अपने गांव से आ रहा था, तो मैं 5 बजे पहुंचा हूं उसमें धर्मपुर से आगे कौन से जोगी वाला। उसके बाद मुझे यहाँ आते आते बसंत विहार में 10 किलोमीटर में लग गए 1.25 घंटे। ये हालत तो हमारी ट्रैफिक की है जी। तो जैसे सरकार की प्लानिंग है सर, अभी घोषणा भी हुई, बिंदाल रिवर से पूरा आगे मसूरी रोड को जोड़ा जा रहा है, उधर हरिद्वार बाईपास से सीधा सहजारा रोड होते हुए जोड़ा जा रहा है। सरकार की योजनाएं हैं, घोषणा भी हो चुकी है, काम भी चल रहा है, परंतु कितना समय लगेगा इसके लिए, कैसे इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो कि ये जो प्रमुख समस्याएं हैं वो जनता ज्यादा ना जूझ पाए और उसको जल्दी समाधान, उसके लिए क्या? इसके लिए तो वही जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रशासनिक जो आप डिसीजन मेकिंग में वो लगाते हो, यहाँ की जो एक मुझे प्रॉब्लम लगी मैं आपको ओपनली बताना चाहता हूँ। मैं एक बार यहाँ पे डायरेक्टर जनरल था तो विजय भोगना जी के यहाँ गया था, उनको एक इंटरनेशनल सेमिनार थी, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आना था, वो नहीं आए। तो फिर अचानक कहा कि भाई कहाँ से कौन से चीफ गेस्ट लाएंगे, तो हम लोग जो है विजय भोगना जी को पहले वैलिडिटी देना था, तो उनको फिर उसमें चेंज करने के लिए मैं वहां गया था। उन्होंने तो आना तो था ही, पर थोड़ा वहां मैंने देखा कि वहां इतने उनके ऑफिस में इतने ऑफिसर हैं। फिर मैंने बाद में देखा यहाँ सीएम ऑफिस में तो पूरा एक गवर्नमेंट वहां पूरा सीएम ऑफिस में वो बहुत ज्यादा स्टाफ है। अब आप बात करो त्रिपुरा की, त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर और कोई भी चाहे छोटी स्टेट हो बड़ी स्टेट हो, डिपार्टमेंट उतने ही होते हैं, सेक्रेटरीट उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि हर एक भाई आप तो लोगों को राज कर रहे हो ना उसमें। तो वहां मैंने देखा चीफ मिनिस्टर क्या एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा, या उसको एसीएस को या उसको सेक्रेटरी को, 2 ज्वाइंट सेक्रेटरी होंगे और एक अंडर सेक्रेटरी और 3-4 सेक्शन ऑफिसर। दैट इज द सीएम। और यही जायज है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के पास फाइल 2 सोर्स से आएगी, एक आएगी मिनिस्टर से, एक आएगी चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें कि कोऑर्डिनेशन करके कोई गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। अब आप बताओ, यहां एक बार मैं देख रहा था, ये त्रिवेंद्र सिंह रावत का एक आया था अखबार में, 16 तो उनके एडवाइजर थे, 2 1-1 लाख रुपए, और उनके यहां 25 3 एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इतने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये जो रहेंगे तो आपको कोई काम करने देंगे क्या इतने लोग? तो प्रशासन जैसे आपने बताया, सबसे पहले तो कट द फ्लैग, ये सब खत्म करो, और उत्तराखंड में केवल सीएम के यहाँ केवल एक सेक्रेटरी होना चाहिए, 2-3 ज्वाइंट सेक्रेटरी रखो, और बाकी 1-2 वो रखो। तो आप जनता के सेवक की तरह बिहेव करो, राजा की तरह नहीं सर। तो अब ये डिसीजन लेंगे तो फट होगा, क्योंकि यहां क्या है, कोई इधर फाइल करेगा, कोई उधर फाइल करेगा, कोई उधर, क्योंकि उसको पता है मेरा कुछ होना नहीं है। सर कुछ पॉलिटिकल सवाल। हाँ, मंत्रिमंडल खाली है आधे से ज्यादा क्या कहेंगे? मंत्रिमंडल खाली है तो मंत्री भाई बनाओ, क्योंकि मंत्रिमंडल क्या है। हाँ जी, तू भी यार, तुम्हें बना रहे वो बेचारे यही सोच रहे हैं कि मैं ही बनूंगा, तो एक दूसरे इसी को कहते हैं अक्षमता है। बीजेपी में देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री के इसमें उत्तराखंड के विषय में उनका बहुत ज्यादा है, पर उनकी कथनी और करनी में मुझे अंतर यह लगता है कि यहाँ पे प्रशासनिक चुस्ती नहीं है, जैसे कि उन्होंने जो है गुजरात में कराई। बल्कि मैं तो यही चाह रहा हूं कि ठीक है, कई लोग बोलेंगे आप तो अंटी उत्तराखंड बात कर रहे हो, मैं ये चाह रहा हूं यहाँ राज्य सरकार को अभी जो है यूटी में बदल देना चाहिए।
जी फुल फ्लेज स्टेट नहीं होना चाहिए। पर अगर इसको ऐसा रखना है तो चुस्त दुरुस्त इफिशिएंट गवर्नमेंट लाइए। और सर, आपने स्वरोजगार की बात करी। उत्तराखंड में स्वरोजगार कैसे दिया जाए? आपने भी बहुत वर्किंग करी, आपने विजन डॉक्यूमेंट भी बनाया, जन विकास मंच से, रक्षा मोर्चा से, समानता पार्टी से, क्या इम्प्लीमेंट कैसे होगा देखिए, सर? स्वरोजगार मिलेगा कैसे? स्वरोजगार तो देखिए दो चीजों से मिलेगा। आप किसी भी सरदार जी को यहां ले आओ, वो गवर्नमेंट के नौकरी के चक्कर में था, वो अपने आप जो है करता है। हमारे पहाड़ी लोगों में एक बात का बहुत ज्यादा जो मैं कहूंगा वो है, हम लोग सब गवर्नमेंट की नौकरी चाहते हैं। जी। ठीक है, या मुझे नौकरी चाहिए। तो एक तो समाज की जो वो सोचने की क्षमता है वो चेंज वो कौन करेगा? हमारे सोशल वर्कर, हमारे जो है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? स्किल डेवलपमेंट का अगर आपने यहाँ किया है डिपार्टमेंट, कुछ तो बड़ा अच्छा नहीं है। जो वुमेन्स पावर है, जो हमारी स्वरोजगार में जो मातृशक्ति है, उसको आप जो है उसको बढ़ाइए आगे। वो अभी भी कर रहे हैं, उसको स्केल अप कीजिए। मैं कह रहा हूं रूरल डेवलपमेंट का जो आधे फंड है रूरल डेवलपमेंट का, उसको स्किल डेवलपमेंट में लगा करके मातृशक्ति के थ्रू युवाओं को जोड़ करके आप छोटे 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 उद्योग लगा सकते हैं पहाड़ों में। सर, मोदी जी ने स्किल डेवलपमेंट का नया मंत्रालय बनाया। हाँ। आप जानते हैं। हाँ। और उस मंत्रालय से पूरे राज्यों में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले गए। हाँ। स्किल डेवलपमेंट विभाग भी बनाया गया। हाँ। उसमें करोड़ों रुपए, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 10,000 करोड़ ऐसे आ भी रहा है। हाँ। अब वो क्या करते हैं कि वो फिर एनजीओस को पकड़ते हैं। हाँ। एनजीओस को जब वो जाते हैं और एनजीओस को बोलते हैं कि आप सेंटर खोलिए और ट्रेनिंग दीजिए और आप उन बच्चों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में सिखा के और स्वरोजगार दीजिए। पर एक बहुत बड़ा मामला ऐसा भी आया कि ट्रेनिंग सेंटर तो था, पर जिसमें आधार कार्ड जो थे वो सारे नकली निकले। और वो पैसे वो पैसे नहीं संस्थाएं ले गई। नहीं, वो क्यों हो रहा है? एक तो मैंने आपसे कहा ना कि पहले तो समाज की जो विकृति को दूर करना पड़ेगा कि भाई हमको करना है तो ठीक ढंग से करें। पर जो हमारे नेता हैं, जो एमएलए का क्या काम है, जो आपका जिला परिषद का अध्यक्ष है, जो ब्लॉक प्रमुख है, वो लोग क्या कर रहे हैं? ये तो उनकी आक्रमण्यता है कि ऐसा होता है। पर मैं ये कहूं कि अगर कोई अच्छा एनजीओ है, जैसे यहाँ पे एक ऋषिकेश में एक एनजीओ है मिस्टर चंदोला का, यहाँ पे एक मिस्टर बिस्ट है, उन्होंने एक एनजीओ खोला हुआ था। ये इस तरह के एनजीओ को अगर आप आइडेंटिफाई करो जो जेन्युइन एनजीओ हैं, एक तो होते हैं झोला साहब, पैसे दो 10% 20% ले लो, काम खाओ पियो और थोड़ी सी कर दो, वो तो मैंने बहुत देखे। आपको जेन्युइन एनजीओ को सेलेक्ट करो और उनको रूरल डेवलपमेंट का काम दे दो। आप जी, मैं बता रहा हूं, आप डिसेंट्रलाइज करो ना। क्यों जो है ये ब्लॉक के थोड़ा और के आप वो और ग्राम प्रधान मिल करके, ग्राम पंचायत मिल करके स्किल डेवलपमेंट के सेंटर चलाएं और फिर मातृशक्ति जो यहाँ की है, भाई आपका उत्तराखंड बना है उन्हीं के कारण बना है, जो मातृशक्ति है उनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि वो लोग कर भी रहे हैं अभी। और उत्तराखंड के तो ऐसे रिसोर्सेज हैं अभी, जल जंगल बहुत बड़ी चीज है। नहीं, जल जंगल, पर्यटन है। पर्यटन में जैसे यहाँ इको डेवलपमेंट का, वो इको टूरिज्म का बड़ा ही स्कोप है। लेकिन इको टूरिज्म के नाम पे क्या हो रहा है कि पूरी पहाड़ों को जो है पूरी सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आपको पता है यहाँ 3 से 4 करोड़ आदमी जो है, यहाँ की पॉपुलेशन तो 1 करोड़ 20 लाख ही है जो यहाँ रह रही है, लेकिन उसमें 3 या 4 करोड़ रुपए तो 3 या 4 करोड़ पॉपुलेशन तो आपकी यहाँ फ्लोटिंग है ही। तो इसको कैसे रेगुलेट करना है? एक तो पर्यटन को आप रेगुलेट कीजिए, और यहाँ पे जितने रिसोर्सेज हैं, देखो जब मैं प्लानिंग कमीशन में था तो मैंने जो है एक 475 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक एसएसने की डायरेक्टर थे, उनको पैसा दिया था 6 करोड़ रुपए कि आप फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कंपाइल करके बोलो कि फिर हमको इसको कैसे यूज करके जॉब तैयार किए जाएं। अब इसी ये आई डोंट नो कि वो एसएसने ने क्या किया है, उनको ये पलायन आयोग का वो बना रखा है, पर ये उस रिसोर्सेज को कैसे यूज करें उसके लिए तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना, ईमानदारी से लगाना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, इफिशिएंसी लानी पड़ेगी, क्विक डिसीजन लेने पड़ेंगे, मातृशक्ति को मोबिलाइज करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। जी,
सर, जन विकास मंच की बात करें तो ट्रांसपेरेंसी, इसका मैंने देखा है एक बहुत बड़ा आपने इसकी टैग लाइन लिखी है कि पीपल्स मूवमेंट फॉर ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस। ये मैंने शुरू में किया था, मैं आपको बताऊं क्यों किया था। कैसे आएगी ट्रांसपेरेंसी? नहीं, ट्रांसपेरेंसी तो आएगी इसलिए जब जनता जागरूक होगी। जी। यहाँ की जनता जागरूक ही नहीं है, अभी भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। जी। मैंने आपसे कहा ना कि यू विल गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व। जी। हमारी जनता सिंपल है, राष्ट्रवादी है, सब कुछ है, पर भ्रमित हो जाती है झूठे वायदों में, इसमें जातिवाद में। हमारा याद देखो, मैं ये फील करता हूं, मैंने पर्सनली फील किया है कि यहां अगर मैं किसी दूसरी जाति का होता जी तो मैं आज हो सके मैं कुछ इंपॉर्टेंट होता। मैं आपको बता रहा हूं ये बात। जी। यहां के नेताओं के दिमाग में जातिवाद यहां बहुत घूर घूट के भटा हुआ है, और इसीलिए उत्तराखंड के लोग यह प्रगति नहीं कर पाते। और ये नीचे से ऊपर तक जो है नेता इसको लेके ढोके चले जाते हैं। सर, विधानसभाएं बटी हुई हैं जातिगत आधार पर। हाँ, जातिगत आधार पर ही वोट पड़ते हैं। ये बैकवर्ड है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये एससी है, ये एसटी है। इस चीज को यदि निकल के जनता बाहर आए तो क्या स्वरूप होगा उस विधानसभा? देखिए, अभी तो कुछ बिहार से कुछ इंडिकेशन आया है ना, लोगों ने इतना जातिवाद, अब उन्होंने देख लिया कि लालू यादव जो है केवल अपने परिवार को किए, तो एक साइजेबल चंक ऑफ वोट उनका, यानी एक आशा की किरण जगी है जनता में। वो जगह, लेकिन यहां जगेगी नहीं जगेगी ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि जब हम वोट देखिए यहाँ पे क्या है, यहां जब आप वोट देने जाओगे तो 2000 रुपए, 1000 रुपए मैंने तो कभी नहीं देखा। त्रिपुरा में तो 500 रुपए भी नहीं देते हैं, वो अपना टिफिन लेकर के ले जाते थे सीपीएम वाले, इवन कांग्रेस वाले। तो क्या मान के चलें ये जन विकास मंच या समानता पार्टी लोगों में जागरूकता लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने तो सारे युवाओं को बुलाया कि आप हमारे साथ जुड़ो, और मैंने ये कहा है कि हम बिना पैसे की राजनीति करना चाहते हैं। जिस दिन हमने लोगों से पैसे लेकर के और दारू की बोतल में वोट देना नहीं किया, मैंने पिछली बार यहाँ पे उत्तराखंड रक्षा मोर्चा से धर्मपुर से एक कैंडिडेट उठाया था। तो पहले जो कैंडिडेट एक बीजेपी में से बाहर निकल करके वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, वो भी किसी के थ्रू बोल रहे थे कि हम आपकी पार्टी से भी लड़ सकते हैं, पर बाद में उन्होंने देखा कि इनसे लड़ने का तो कोई फायदा नहीं है ना इनका। फिर उन्होंने जो लड़ा, तो वो जो है रोज आना शाम को इलेक्शन से पहले 25-50 आदमियों को जो है दारू पिलाते रहते थे एक जगह में, तो मेरे को खबर मिली। तो लेकिन उनको भी 4-5 हजार वोट मिले हैं। तो आप दारू पी करके जब वोट दोगे, अब तो ये तो समाज को चेंज करना पड़ेगा ना। तो सर, वो कौन करेगा? कैसे आएगी जागरूकता समाज में? वो जो हमारी जो मातृ शक्ति है उसको आगे आना पड़ेगा जी। और जो आपके युवा हैं इनको आगे आना पड़ेगा। और इसमें देखो, कभी न कभी कोई नया नेता पैदा हो जाएगा जी, ये तो है, प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है। तो भाई होगा कोई, देखो हमारे जो हमने जो कुछ बनना था हम तो बन गए। हम तो चूंकि यहाँ पे अपने स्टेट में हम कुछ करना चाहते हैं, इसलिए बिना राग द्वेष के, बिना किसी अपेक्षा के हमको कुछ मिले, हम इशू बेस रेज करते हैं। और मैं सक्सेसफुल हूं। आप चाहे वोटर का कहो, चाहे वेरिफिकेशन का कहो, चाहे ये जो एनक्रोचमेंट का कहो, नशा मुक्ति का कहो, तो इसमें कुछ ना कुछ सरकार तो कर रही है ना। अब वो ले रहे हैं क्रेडिट, तो ठीक है, हम तो रेज कर रहे हैं, तो हम तो इसी में खुश हैं कि हमारे कारण कुछ हो तो रहा है। आपने एक अलग जगह और उसका काम इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू। अब मैं ये चाह रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ा योगदान है। अब मैं ये चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात मैं ये चाहता हूँ सब पॉलिटिशियन से कि कम से कम आगे आकर के अब ये डिलिमिटेशन का करो, नहीं तो उत्तराखंड की जो इंटीग्रिटी है वो खत्म होने वाली है। वॉइस ऑफ नेशन से आपने बात करी डॉक्टर बहुगुणा, बहुत बहुत आपका आभार है। तो ये थे डॉक्टर वीके बहुगुणा, बड़े समाज सेवी हैं और बहुत योग्यता है। और त्रिपुरा से लेके, उत्तराखंड से लेके, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, बड़े बड़े विभागों में आपने अपना योगदान दिया है, नीति आयोग तक में योगदान दिया है। और आज उन्होंने बात करी मातृशक्ति की, स्वरोजगार की, युवाओं को आगे लाने की, और सबसे बढ़िया एक जन आंदोलन, लोगों में विचार जगाने की कि किस प्रकार से पारदर्शिता को उठाया जा सके, जातिवाद को खत्म किया जा सके और एक समान भाव से आगे बढ़ा जाए। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ नेशन से बात करने के लिए धन्यवाद।